नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई करके ले सकते हैं अच्छी उपज। मूंग फसल से अधिक उपज के लिए जरूरी सुझाव। मछली बीज का उत्पादन करने से किसानों को होगी अधिक आमदनी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के नहीं होने के चलते अभी भी रोपाई का कार्य नहीं हो पाया है। यहां तक कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की धान नर्सरी सूख गई है। ऐसे क्षेत्र के किसानों को यही सुझाव है कि वे अब धान की सीधी बुआई करें और सीधी बुआई के लिए ड्रम सीडर यंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि इस यंत्र का प्रयोग पिछले कुछ सालों में अधिक हुआ है और किसानों को अच्छी उपज भी मिली है। मिलते हैं रायबरेली के एक किसान से जो कि ड्रम सीडर से धान की खेती करते हैं। इस समय मैं अपने खेत पर ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई करा रहा हूं। ये धान की सीधी बुआई मैं विगत 4 वर्षों से लगातार कर रहा हूं। पहले थोड़ी की 1-2 बीघे में, उसके बाद धीरे धीरे करके आज मैं 10 से 12 बीघे ज़मीन जो है सीधी बुआई से धान की करता हूं। विगत 4 वर्ष पूर्व कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. कनौजिया ने हमको बड़ा कन्विंस किया कि आप थोड़ा सा सीधी बुआई करके देखो, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ड्रम सीडर भी इन्होंने ही हमको प्रोवाइड कराया था। तब से मैं लगातार KVK से ड्रम सीडर ला करके अपने धान की बुआई कर रहा हूँ। हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि इसमें धान की बियास, रोपाई वाले धान की बियास से कम 25% ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें पैदावार भी 25% से 30% हमको ज़्यादा मिलती है। अनुरोध भी करना चाहूँगा, उनको सलाह देना चाहूँगा कि खास करके वो किसान जो कम पानी वाली स्थिति में हैं और धान की खेती कर रहे हैं, उनके लिए ये विधा वरदान है। वो इस विधा से थोड़ी सी खेती करके देखें और आगे इसी विधा से धान की खेती करने का प्रयास करें। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. कनौजिया से, जो कि ड्रम सीडर की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं ड्रम सीडर के द्वारा धान की सीधी बुआई। जैसा कि किसान भाइयों इस समय आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने ये ड्रम सीडर है, जिसका ये कुछ इसमें आप देखिए ये हैंडल है, जिसको लेकर किसान भाई मूव करते हैं खेत में। ये आप देख रहे हैं कि ये ड्रम है। इसी बेसिस पर इसका नाम ड्रम सीडर रखा गया है, क्योंकि इस ड्रम में ये जो छिद्र हैं, इसी के द्वारा जो हम अंकुरित धान होता है, अंकुरित धान को के बीज को हम इसके अंदर डालते हैं और इस यंत्र को लेकर जो हमारा खेत धान की रोपाई के लिए हम कह सकते हैं कि जो तैयार होता है, वही खेत, बस फर्क इतना होता है कि इस तरीके के खेत में पानी नहीं होता है, ये कीचड़ की तरह होता है और इसमें हम इस यंत्र को लेकर किसान भाई मूव करते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा जो धान का बीज है वो लाइन से गिरता हुआ चला जाता है और इस तरह से हमारी धान की जो है वो सीधी बुआई वो संपादित हो जाती है। मौसम के अनियमितता के चलते विगत वर्षों में धान की खेती के लिए कई विधियां विकसित हुई हैं, जिन्हें किसान भाई अपना रहे हैं और कम लागत में धान की अच्छी उपज ले रहे हैं। इन विधियों में ड्रम सीडर एक नया यंत्र है, जिसका हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य विधियों की तुलना में अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि इस समय हम पर्यावरण का जो हमारा बदलता स्वरूप है और साथ ही साथ वर्तमान में जो श्रमिकों की जो कमी महसूस की जा रही है और श्रमिकों के बढ़ते दामों की वजह से किसान भाइयों की धान की रोपाई में काफ़ी लागत आ जाया करती है।
ऐसे में इस पद्धति के द्वारा धान की बुआई करने से जो है हमें कुछ इन प्रमुख चीजों से लाभ मिलता है। इस समय प्रदेश में जो कंडीशन है उसमें ड्रम सीडर यंत्र से धान की खेती एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से धान की नर्सरियां सूख गई हैं और किसान परेशान हैं। ऐसे में बहुत से किसान छिटकवा तरीके से धान की सीधी बुआई करते हैं, जिसमें बहुत कम उत्पादन मिलता है। इसलिए किसानों को सलाह है कि वे इस समय धान की बुआई ड्रम सीडर से करें। इस विधि से करीब 12 से 15 किलो बीज जो है एकड़ में लगता है, और इस विधि में जो हमारी सामान्य प्रजातियां हैं हाई यील्डिंग वाली, उन प्रजातियों का बीज जो है वो हम बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र में मध्य अवधि और कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए, लेकिन इस समय अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो ऐसी किस्मों को लें जो 90 से 110 दिन में तैयार होने वाली हैं। सामान्य किस्मों में आप सहभागी, शुष्क, सम्राट, NDR 97, पंत धान 12, पंत धान 10 में से किसी का चुनाव करें। तो हाइब्रिड की बीज की बुआई के लिए फिर इसमें हम थोड़ा सा और अपनी तरफ से ध्यान देंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से हम इसमें हाई यील्डिंग जो प्रजातियां हैं उनका हम चयन करें। संकर किस्मों में RHB 71, US 312, DRH 775 में से किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य किस्में जो कम अवधि में तैयार होती हैं, उनका भी सीधी बुआई के लिए चुनाव कर सकते हैं। धान की फसल को रोगों से बचाने के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार कर लिया जाए, जिसके लिए 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के लिए बोए जाने वाले बीज को रात भर के लिए भिगो दें। उसके बाद बीज को छानकर कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके अंकुरण हेतु छायेदार स्थान पर भीगे जूट के बोरे में 24 घंटे तक ढक कर रखें। बीज अंकुरित हो जाने पर बीज को छाया में फैलाकर बीज की सतह से पानी सूख जाने के तत्पश्चात बुआई करें। इस मशीन में एक लंबा ड्रम होता है जिसमें 20 सेंटीमीटर पर छेद बने होते हैं और दोनों किनारों पर पहिया लगा होता है। ड्रम में अंकुरित और शोधित बीज को डाल देते हैं और लेब लगे खेत में पानी निकालकर एक लोग हैंडल के सहारे मशीन को खींचते हैं, जिससे बीज 20 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में गिरते हैं। ड्रम सीडर में एक बार में 6 या इससे अधिक कतारों में बुआई की जा सकती है। कुछ दिनों बाद जो है धान जो है वो अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है, और इसके पश्चात खर पतवार का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक इसमें है। वैसे तो आमतौर पर रोपाई वाले में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें सूझबूझ के साथ ध्यान देना होता है। 20 से 25 दिन के बाद हमें जो पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी यानी बिस्पारीबैक सोडियम, जिसका ट्रेड नाम नॉमिनी गोल्ड है या एडोरा है, उनका हम छिड़काव कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे खेत में खरपतवार नियंत्रित हो जाता है। इसमें जो उत्पादन की हम बात करते हैं तो कम से कम 15 से 20% उत्पादन हमें रोपाई पद्धति के मुकाबले में ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दलहन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। एक तो आर्थिक रूप से, क्योंकि कम लागत में अच्छी पैदावार है और जिससे हमको अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। दूसरा, यह भूमि के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। अच्छी पैदावार के लिए बहुत सारी बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। एक तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें। एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई आप हैरो और कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छा भुरभुरा और गहराई तक मुलायम आप बना लें। इसके अतिरिक्त आप क्या करें कि 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि DAP देते हैं तो वो उससे प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं तो आपको 15 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है, 40 किलोग्राम फास्फोरस देंगे, और यदि आप DAP के द्वारा देंगे तो आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। फिर आपको गंधक जरूर दें।
गंधक देने से 20 से 25 किलोग्राम गंधक देंगे तो ये जो पैदावार है वो उससे बढ़ेगी। और इस सारी मात्रा जो भी उर्वरक है वो अंतिम जुताई के समय आप खेत में मिला देंगे, तो उसके बाद आप इसमें बुआई कर देंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि प्रजातियां क्या, क्योंकि ये चुनाव सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि प्रजाति अच्छी नहीं है तो आपको कई बार मोज़ेक और कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उससे नुकसान होता है। तो आप देखें बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे PDM 11, PDM 54, सम्राट, मालवी जागृति, मालवी जनप्रिया, श्वेता, IPM 2-3, मेहा 99-125, ऐसी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो 12 से 15 क्विंटल तक पैदावार देती हैं। यदि आपका व्यवस्था आपने ठीक तरीके से कर रखी है तो उन प्रजातियों का आप चुनाव करें और 1 हेक्टेयर के लिए 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और उन बीजों का उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। बिना उपचार किए आप बिल्कुल भी बुआई ना करें। उसके लिए आप थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम इसको प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेकर के, और बीज में सूखा ही, इसको गीला नहीं करें, दानों को गीला ना करें, आप इसमें मिला करके, और जब भी 2 दिन बाद 4 दिन बाद यानी 1 सप्ताह पहले तक भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इनको बीज का शोधन कर लेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। अब ये राइजोबियम कल्चर है और PSB कल्चर है, इनका एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उसके बाद आप इसकी जो बुआई है वो 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति में आप बीजों को बोएंगे। लाइन से बोएं, छिड़क करके नहीं बोएं। लाइन से बोएंगे तो खरपतवार नियंत्रण में आसानी होगी, खेत में आने जाने से आसानी होगी, हर पौधे को बराबर उसका उर्वरक, पानी और रोशनी मिलेगी, जिससे जो पैदावार है और जो आपका प्रबंधन है वो दोनों ठीक तरीके से आप कर पाएंगे। अब बात आती है खरपतवारों की, क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आज जो पेंडिमेथिलिन है 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो बुआई के 3 दिन के अंदर, जब खरपतवार नहीं निकले हों उसके पहले आप पानी में घोल बना करके और सतह पर छिड़काव कर देंगे, तो इस प्रकार खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर मछली पालक मत्स्य बीजों को अन्य प्रदेश से खरीदते हैं। इसलिए मत्स्य बीज उत्पादन करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से। आज हम आपको कार्प मछलियों का बीज उत्पादन के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हैं यह हमारा पोर्टेबल कार्प हैचरी का इकाई है। पोर्टेबल कार्प हैचरी एक ऐसा यूनिट है जो कि किसान छोटे स्तर पर, अगर उनके पास ब्रूड फिश है, प्रजनक मछलियां हैं, तो उनसे अपने स्तर से अपने लिए भी और कुछ बेचने के लिए भी मछली के बीज का उत्पादन कर सकते हैं। उत्तम बीज की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु देश के मत्स्य वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त करने के कृत्रिम साधन का आविष्कार किया है। वर्षा ऋतु के आगमन पर मछलियां परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। प्रजनन के लिए वर्षा काल में तालाब में जाल चलाकर 2 से 4 किलो की परिपक्व मछलियां निकाली जाती हैं। नर मछली का पेक्टोरल फिन परिपक्वता प्राप्त करने पर भीतर की ओर खुरदरा हो जाता है और मादा में चिकना होता है। यहाँ पर नर मादा की पहचान भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखता है। इसमें आपको देखना होगा कि मछलियों में सालों भर नर और मादा हर मछली में अलग अलग नहीं होता है। सिर्फ मॉनसून सीजन में जो यहाँ का मेन
आपका मछलियों का ब्रीडिंग सीजन है, उस समय ही उसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मादा होगी रोहू की का या कतला का, तो उसका जो आगे वाला पंख है जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल फिन, वो थोड़ा नर में खुदरा हो जाता है, मादा में चिकना रहता है। उसके बाद अगर उसका हम पेट देखें या उसके शरीर की जो सुडौलता है उसको देखें, तो नर का शरीर ज़्यादा होता है सुडौल, और मादा का शरीर उतना सुडौल नहीं होता उसकी तुलना में। चमक भी कुछ हद तक अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि ये मछली नर है या मादा है। नर का चमक हमेशा मादा की तुलना में अधिक होता है। उसके बॉडी ज़्यादा होता है सिलिंड्रिकल, और मादा का बॉडी थोड़ा सा बल्जी होता है। उसका अगर बेली को हम टच करते हैं तो मादा के केस में थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम लगता है, और नर केस में थोड़ा सा कड़ापन लिए रहता है। जो उसका एनएस द्वार है, जिसको हम लोग मल द्वार भी कर सकते हैं, मादा के केस में वह थोड़ा सा उभार लिए हुए इन दिनों में रहता है मानसून सीजन में, और उसका रंग थोड़ा सा लालिमा लिए हुए हो जाता है। नर में उभार नहीं रहता है, न के बराबर रहता है, और लालिमा भी बहुत कम रहती है। अगर उसके बेली पर थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं पीछे की तरफ, तो अगर मादा रहेगी तो उससे अंडा निकलेगा, अगर नर रहेगा तो उससे मिल्ट या दूध की तरह कुछ तरल पदार्थ निकलता है। तो समझते हैं कि यह नर है या मादा है। इन लक्षणों के आधार पर ही हम मादा मछलियों का और नर मछलियों का चयन करते हैं। लेकिन उम्र भी देखना जरूरी है। अमूमन कार्प के केस में 2 से 3 साल में वह मछली अच्छे तरीके से प्रजनन करने के लिए परिपक्व होती है, और बड़े तालाब से निकालकर इसमें हम लोग 3-4 घंटे के लिए डाल देते हैं, ताकि उसका अनुकूलन हो सके इस छोटे से एरिए में, इस पानी में। फिर लगभग शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच मौसम को देखते हुए, अगर मौसम बारिश का रहता है तो अच्छा रहता है, उस समय इसमें हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग जो आता है हार्मोन, उसके लिए जैसे ओवाटाइड, ओवा एफएच, गोनोप्रो, ओवा प्रीम इत्यादि का लगाते हैं इंजेक्शन। मादा में इसका डोज होता है 0.5 ml प्रति किलोग्राम उसके शरीर के भार के हिसाब से, और नर में इसका 0.1 से 0.2 ml उसके शरीर के भार के हिसाब से होता है। इंजेक्शन देने से लगभग 6 से 7 घंटे के बाद मछलियाँ मादा होती है तो अंडा निकालती है, और नर होता है तो अपना स्पर्म निकालता है इस टैंक में, और उसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो पानी में होता है मछलियों में, और सुबह के समय लगभग 5 से 6 के आसपास इस टैंक से वहाँ हमारा एक कलेक्शन चैम्बर बना हुआ है, उसमें हम उस अंडे को करते हैं कलेक्ट, और उसके पश्चात उस अंडे को हम इस हैचिंग पूल में उसको ट्रांसफर करते हैं। प्रजनन समाप्त होने पर सुबह हापे का निरीक्षण करके प्रजनन की सफलता और निषेचित अंडों की स्थिति ज्ञात कर ली जाती है। इसके बाद नर और मादा मछलियों को हापे से निकालकर तालाब में वापस छोड़ दिया जाता है। प्रजनन के लगभग 6 घंटे बाद अंडे एकत्र करने योग्य हो जाते हैं। इस वक्त तक इन अंडों में भ्रूण का हिलना डुलना स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस हैचिंग पूल में पानी घूमने की व्यवस्था बनाई हुई है। लगभग 3 दिन इसमें वो अंडा घूमते रहता है, और जब अंडा इसमें डालते हैं तो उसका स्पीड काफ़ी मायने रखता है। पानी का स्पीड इतना रखा जाता है धारा का कि अंडा आपस में टकराए नहीं, अंडा फटे नहीं। लगभग 10-12 घंटे के पश्चात उस अंडे से हमको स्पॉन, मछली का स्पॉन मिल जाता है, जिसके पास लगभग 3 दिन का खाना रहता है योग सैक के रूप में। 3 दिन के पश्चात उस स्पॉन को हमको खाना देने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए 3 दिन के पश्चात इस टैंक से निकालकर उस स्पॉन को हम नर्सरी पॉन्ड में 30 से 50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से उसको स्टॉक करते हैं, और वहाँ पर 10 से 15 दिन उसको पालते हैं, तब वह फ्राई बन जाता है। और फिर फ्राई को रियरिंग पॉन्ड में हम लोग 1 से 2 महीना या 3 महीना तक रखते हैं, तब वह फिंगरलिंग बन जाता है। एक शॉर्ट में हमारी पूरी प्रक्रिया होती है इस हैचरी की। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजमऊ, जिला अलीगढ़ के कृषक महेंद्र प्रताप ने। यह टमाटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र प्रताप जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जियों की मुख्यतः खेती की जाती है, उसके अंदर टमाटर प्रमुख फसल है जायद के अंदर। तो इसका बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपने को कीट और जो इसके रोग दोष है उनका मैनेजमेंट अपने को करना पड़ेगा। इस टमाटर की जो मेन मुख्य बीमारी है वो टमाटो लीफ क्रूल है। जो इसके लक्षण, जो ऊपर पत्तियां हैं आपको बिल्कुल सिकुड़ी हुई नजर आएंगी, और इसका जो फैलने का मेन कारण है वो एक सफ़ेद मक्खी के माध्यम से इसका फैलाव होता है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जैसे अपने को प्रारंभिक लक्षण इस रोग के दिखाई दें तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml या फिर 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml इमिडाक्लोप्रिड दवाई डलवा के स्प्रे करवा के अपन इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा मेन जो फूल से फल बनते समय जो मेन इसकी इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो फल मक्खी होती है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ज्वार की उन्नत बुआई पर तकनीकी सलाह। जानिए क्या है सोलर पंप योजना, कैसे ले सकते हैं इसका लाभ। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।